प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा दौरे के दौरान की पत्रकारों से बात। बताया सर्वेक्षण पूरा होने के बाद कुपवाड़ा रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टेम्परेट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लिया भाग। रबी फसल अभियान का किया शुभारंभ। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने असर शरीफ दरगाह पर टेका माथा। पवित्र दरगाह पर शुक्रवार की सामूहिक नमाज भी अदा की। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय परिसर में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। बताया कि JKMEF का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिले के सभी गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा और सुदूर इलाकों तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी और यहां निर्माण कार्य भी चल रहा है और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद कुपवाड़ा रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9000 से अधिक लोगों को 5 मरले के प्लॉट भी वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने अन्य भी चल रही परियोजनाओं की जानकारी साझा की। पिछले 3 वर्षों में कुपवाड़ा ने नए उत्साह के साथ विकास के रास्ते पर काफी लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफ़ी प्रगति हुई है, चाहे वो पैडी की पैदावार हो या मिल्क प्रोडक्शन में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हो गया। वॉलनट की प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उसमें इस बात पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो और 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में जुड़ी है उसका जीवन सुखमय हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गांव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफ़ी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुँचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफ़ी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज़्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 9000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला ज़मीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी ज़मीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 मरला जमीन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीरगुड़ पट्टन में टेम्परेट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया।
यहाँ उपराज्यपाल ने रबी फसल अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार और कृषि विश्वविद्यालय की कड़ी मेहनत और प्रयासों से आने वाले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के विकास की आय देश में पहले स्थान पर होगी। एजी मनोज सिन्हा ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को विकास यात्रा में और आगे जाने की जरूरत है और लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार से जोड़ना और किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के किसानों का ऊंचाइयों को छूना है। समारोह से पहले एलजी ने किसानों को टिल्लर और अन्य मशीनरी और प्रमाण पत्र वितरित किए। उपराज्यपाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। उनके साथ प्रमुख सचिव शालंदर कुमार, मंडलायुक्त कश्मीर, अतिरिक्त डीजीपी, उपायुक्त बारामूला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। खुद कफील होना बड़ा जरूरी है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम सारी जमीन जितनी भी होंगी उसको काश्त में लाना है। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप सभी की लगन और परिश्रम को देखकर और अपने साथियों की मेहनत को देखकर मैं कह सकता हूँ फूड एवं फार्मिंग का हमारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हुआ है। कदम से कदम मिलाकर हमें इस विकास यात्रा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर कैसे बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पॉली हाउस के जरिए जो किसान भाई इनोवेटिव तरीके से खेती कर रहे हैं, अब क्या वो वनीला का उत्पादन नहीं कर सकते हैं प्रोफेसर गणेश? मुझे लगता है कि अब हम जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ से हमें ऊंची छलांग लगानी और आज उसका जो नेशनल मार्केट है 40,000 रुपये क्विंटल उसकी कीमत हो गई। मुझे लगता है कि अब ये समय है इन सब चीज़ों पर काम करके हमें आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से 5वें पर हम हैं किसानों की आमदनी में। ये संतोष का विषय नहीं है, ये हम सबका संकल्प है और मुझे लगता है कि ईश्वर ने चाहा तो आप सबके परिश्रम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से निश्चित रूप से 4 साल बाद किसान की आमदनी के मामले में जम्मू कश्मीर देश का 1 नंबर का राज्य होगा। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज असर शरीफ हजरत बल में शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए माथा टेका। उनके साथ पार्टी महासचिव रफी अहमद मीर, प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर मोहम्मद अशरफ मीर, प्रवक्ता और राज्य सचिव मुंतजिर मोहिउद्दीन, वरिष्ठ नेता और डीडीसी श्रीनगर के अध्यक्ष मलिक आफ्ताब सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दरगाह हजरत बल से बर्खास्त किए गए वक्फ अधिकारियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए दरख्शां अंद्राबी के फैसले पर नाराजगी जताई। अपने गुनाहों का कफारा मांगने के लिए आए, कश्मीर के अमन के लिए आए और ये देखने आए कि यहाँ अभी बड़े दिन के लिए जो इंतजाम किए गए थे। हमने सुना था कि कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ को मुअत्तल किया गया। मैंने कहा कि चीज़ें होती हैं, अगर इतने जहाँ बड़े इतने इज्तिमात हों वहाँ जिम्मेवारी इंतज़ामिया को लेनी चाहिए, न कि जो काम करने वाले हों वहाँ। तो अगर बैतुल खोला नहीं बने तो वो तो इंतज़ामिया का कसूर है। मुझे लगता है उनको चाहिए कि जो ये छोटे मुलाजमीन को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है और सरकार जिसने यहाँ इंतज़ामिया नई खड़ी की है उनको चाहिए, चूँकि ये अवकाफ मुसलमानों का अवकाफ था तो इस पर मुसलमानों का ही हक है। बदकिस्मती से एक वक्त की सरकार ने इसे सरकारी तहवील में लिया। आज पता लगता है वो कितना गैर दानिशमंदाना इक़दाम था, जिससे आज भी हम लोगों को अब ये चीज़ें देखनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है जो वक्त की सरकार है वो इसमें देखेगी कि अवकाफ को कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए लोगों के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर जेकेएमईएफ के अध्यक्ष एस धर्मिंदर सिंह भार्गव, एस जतिंदर सिंह, राहुल गुप्ता, रमन आनंद, अनिरुद्ध, स्वर्ण सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि जेकेएमईएफ ने एक चुनाव समिति का गठन किया है और कम से कम समय में गुप्त मतदान के माध्यम से जेकेएमईएफ का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। मिस्टर सुशील सूदन जी रिटायर हो चुके थे आज से 3 महीने पहले, लेकिन आज तक वो पोस्ट जो है फिल नहीं हो पाई। लिहाजा एम्प्लॉइज़ ने
ये एक डिसीज़न लिया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट थे ब्लॉक के, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक बार हम डेमोक्रेटिक वे से, जो कि आज से पहले नहीं होता रहा, डेमोक्रेटिक वे से एक इलेक्शन करवाएं, जो कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, इलेक्शन कमेटी, जिसमें एम्प्लॉइज़ की तरफ से जो हमारे कमेटी का गठन किया गया है, उसमें श्री नवीन मान जी, मिसेस उर्मल गंजू जी, राकेश कुमार जी, आईपी सिंह जी, प्रवीण कुमार जी एंड सुरेंद्र बख्शी जी, इनकी ये ड्यूटी होगी कि ये प्रॉपर वे से इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसके बाद कोई भी किसी डिस्ट्रिक्ट से भी जो है वो फॉर्म भर सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। जम्मू से भरे, कठुआ से भरे, कहीं से भी भरे। उसके बाद 2-3 हमारी जो बर्निंग डिमांड्स है, हमारे केवल 2 महीने से डीपीसी हो चुकी है, बट जो लिस्ट जो आउट नहीं हो रही, हम हायर अथॉरिटी को जो अपील करते हैं आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी ये जो लिस्ट है उसको निकाला जाए, ताकि जो डिपार्टमेंट की वेकेंट पोस्ट हैं वो फिल हो सके। क्योंकि 2 महीने से लोगों की जो वेरिफिकेशंस वो भी होके आ चुकी हैं, लेकिन आज तक लिस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही, ये हमारे डायरेक्टर साहब जी को ये एक बेनती करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते में ये लिस्ट निकाल दी जाए। उसके बाद एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है कि हमारा जो एम्प्लॉय होता है, जो रिटायर हो जाता है या जिसको कोई ज़रूरत होती है अपने पैसे की, जीपी फंड जो है वो हमारा अपना पैसा हमने गवर्नमेंट के पास जमा करवाया है और एक साल के पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। हम ये कह देना चाहते हैं, अगर किसी की बेटी की शादी है, वो अप्लाई करता है जीपी फंड के लिए, ये भाई मेरा पैसा मुझे अभी मिल जाएगा, लेकिन वो 1 साल उसको नहीं पैसा मिलता। बड़े डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत ने ब्लॉक आरएसपुरा के अधीन आते गांव कल्याणा में मुख्य मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच कपूर सिंह, युवा नेता रंजीत सिंह गोल्डी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सूरज सिंह चाड़क के साथ साथ पंचायत के अन्य प्रतिनिधि एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने कहा कि गांव को जाने वाले मुख्य लिंक मार्ग का निर्माण कार्य पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ था और गांव के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि सड़क पर तारकोल डाली जाए, जिसके चलते आज इस कार्य की शुरुआत करवा दी गई है और जल्द कार्य पूरा होने से लोगों को राहत मिलेगी। हमारी महिलाएं जहाँ आई हैं इस प्रोग्राम में, मैं इन सबको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही उनकी इम्पॉर्टेंट डिमांड थी जिसको आज पूरा किया गया है। क्योंकि ये मेन लिंक है, जो रास्ता जो है ये गांव को जुड़ता था और काफ़ी इसकी खस्ता हालत थी और बरसात में और ज़्यादा इसकी खस्ता हालत होगी, टूट गया था। तो इस पर ये ब्लैक टॉपिंग का काम होना बड़ा ज़रूरी था, तो इसको इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस काम को यहाँ शुरू किया गया है और ये तकरीबन इस पर 35 लाख रुपये की लागत आएगी और ये काम कंप्लीट होने से लोगों को आने जाने में पूरी सुविधा मिलेगी। पूरा मैं समझता हूँ कि अदरवाइज़ यहाँ काफ़ी दिक्कत थी लोगों को आने जाने में, गाड़ियाँ यहाँ चलते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट भी ऑटो वगैरह भी चलते हैं, सवारियाँ ले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं समझता हूँ ये काम होने से उस गाँव की डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा जो काम है हुआ है। इसके अलावा वो भी जो पीने के पानी के काम है या मतलब बिजली के काम है, वो भी हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि देहातों में भी, गाँव में भी ये सारे काम हो ताकि देहातों में भी जो डेवलपमेंट की सुविधा वो मिले और लोग खुशहाल हों। भाजपा के नेता अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए 10वीं कक्षा के छात्र की हत्या की निंदा की और कहा कि यह पाकिस्तान की साजिश है कि वे सुरक्षा बलों से लड़ने में विफल रहे और अब उन्होंने नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हताशा है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है और जो हार दहशतगर्दों की है और पाकिस्तान की जो कश्मीर में हार हुई है उसका आउटपुट है। एक मासूम बच्चा जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहा, उस पर गोलियां दागना और उसको फिर मार डालना, मुझे लगता है दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल
दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली इसके पीछे जो दहशतगर्दों की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी हताशा है, वो ये निराशा है कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए दहशतगर्दों का यहाँ सफाया हो रहा और कहीं ना कहीं अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए मासूम जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, वो बच्चे जिनके हाथ में पेन होता है, जिनके हाथ में पेंसिल होता है और जिनके कंधे पे बैग होता है किताबें पढ़ने के लिए, उन पर अटैक करना, ये दहशतगर्दों की उसी बौखलाहट का नतीजा है जो बौखलाहट उनको पिछले 3 या 4 सालों से आई। जिस तरह से यहाँ एक तो दहशतगर्दों का सफाया और दूसरी तरफ से जो अमन और शांति कश्मीर में फैली हुई है, चाहे G20 समिट हो या उसके बाद जिस तरह से यहाँ टूरिज्म अपनी पीक पे पहुंचा है, टूरिज्म जिस तरह से फॉरेन टूरिस्ट्स यहाँ आ रहे हैं और जिस तरह से आज कश्मीर में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी है, और जो कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्दी को यहाँ ना कहा, दहशतगर्दी को ठुकरा दिया, और जिस तरह से यहाँ तिरंगा रैलीज यहाँ कश्मीर में हुई है, मुझे लगता है उसी की रिफ्लेक्शन है कि दहशतगर्द अब इस हद तक नताशा और हराशा में इस हद तक है कि अब सिक्योरिटी फोर्स या जम्मू कश्मीर पुलिस को अटैक करने की उनमें हिम्मत नहीं है सामने आके में। इसलिए अब जो कुछ थोड़े से बचे हुए जो स्पॉन्सर्ड है, OGWs है या वाइट कॉलर मिलिटेंट्स है, उनके जरिए मासूम बच्चे को अटैक कराना मुझे लगता है एक मैसेज देना चाहते हैं कि अभी हम जिंदा है और आने वाली जो इलेक्शंस की तैयारी चल रही है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो या ULB की जो बात हो रही है, पंचायत की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उन इलेक्शनों को डिस्टर्ब या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हम अभी जिंदा है और हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। दहशत और दहशतगर्दों का सफाया कश्मीर में हो चुका है और अब ये कहीं छुटपुटा वाक़ा ये भी बंद हो जाएगा और जो जीरो टॉलरेंस जिस तरह से मिलिटेंसी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ इस गवर्नमेंट ने अपनाई है, वो कंटिन्यू रहेगी। और जब तक आखिरी दहशतगर्द को कश्मीर की इस धरती से ख़त्म नहीं किया जाएगा, मिटा नहीं जाएगा, तब तक ये मिशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बहुत दुख के साथ एक मासूम बच्चा साहिल बशीर जिसका नाम था, बड़ी भारी दिल और दुख के साथ ये बात बर्दाश्त से बाहर हो रही है कि अब दहशतगर्द इस हद तक पहुंचे हैं कि वो स्कूली बच्चों को भी उनको भी टारगेट बना रहे हैं। बेसिकली उसके पीछे इनका एक फलसफा भी ये हो सकता है कि एक मैसेज वो बच्चों को भी देना चाहते हैं कि आप दहशतगर्दी जो रैंक्स है उनको ज्वाइन कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ सेफ नहीं है। वो ये भी एक पाकिस्तान की पॉलिसी हो सकती है, दहशतगर्दों की पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और दहशतगर्दों को ये पता चला है कि यहाँ की जो बच्चे हैं वो आज IAS, KS या स्कूलों में जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से कोई हड़ताल नहीं और बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों का स्कूलिंग की तरफ जो रुझान बढ़ा हुआ है, उससे अब फ्रस्ट्रेशन में ये स्कूली बच्चों को अब टारगेट करने लगे। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा आज जम्मू में इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न श्रेणियों अंडर बॉयज और गर्ल्स 17 और 19 के अंतर्गत खेल खेले जाएंगे, जिसमें कुल 11 इकाइयां भाग ले रही हैं, जिसमें विजेता टीम UT स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी। इसका एक मैच ये कराएंगे, उसके बाद ये इसका एक ही मेरा नाम कृतिका है, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल है। इसमें अगर हम अपना बेस्ट देंगे और अपनी स्किल्स दिखाएंगे तो हम सिलेक्ट होकर UT में जा सकते हैं, और अगर वहाँ पर भी हम सिलेक्ट हो गए तो फिर हम नेशनल खेलेंगे। तो हम तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे पूरी। फुटबॉल हमारे रग रग में बसता है, तो फुटबॉल तो हमारा फेवरेट है, तो हम तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर आज की ये टूर्नामेंट जो है ये फुटबॉल में डिवीज़न लेवल है, इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल। तो इसमें हमारी अंडर 17 और 19 गर्ल्स सेक्शन में बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, गर्ल्स, और अंडर 14 में बॉयज़ हैं। तो इसमें हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स सेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 7 ही डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ सेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जहाँ से ये हमारी जम्मू डिवीज़न की टीम जो है वो सभी एज ग्रुप में तैयार होगी, तो उसके बाद हमारा UT लेवल होगा, तो वहाँ से UT की टीम हमारी जो है वो तैयार होगी। उसके लिए ये बच्चे नेशनल खेलने के लिए जाएंगे। नेशनल जो है SGFI की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, होस्ट किया जाता है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वहाँ पे ये बच्चे खेलने जाएंगे। JNK इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष नाजिर अहमद भट्ट ने कहा कि उन्हें प्रबंध निदेशक PDD ने बुलाया था और उन्होंने आश्वासन दिया कि PDD कर्मचारियों की सभी जायज मांगे इसी महीने की 16 तारीख के बाद पूरी की जाएंगी। उनके सामने वो मीटिंग होगी, जो भी हमारी डिमांड्स होंगी वो वहीं पे उन्होंने एश्योर किया है कि हल होंगी।
और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट कर रहे हैं जेके को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी आप जो अपनी स्ट्राइक है इसको डेफर कर दीजिए टिल 16 और टिल 16 को उनके साथ मीटिंग होगी। तो उन्होंने 100% हमें एश्योर किया है कि आपके हर एक डिमांड पे बात होगी और हल होंगे ऑन स्पॉट। तो मैं ये अपने मुलाजमों से गुजारिश करना चाहूँगा कि 16 तारीख तक हम अपनी स्ट्राइक को डेफर करते हैं एज पर MD's एश्योरेंस, जो कि उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है कि इनके जो भी जेन्युइन मसाइल हैं उनको फौरी तौर हल किया जाए। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हमारी सैलरी है वो टाइम पे नहीं आती है, थ्रो पेसिस नहीं आती है। हमारा GP फंड का इशू था जो बहुत देर बाद हम लोगों को मिलता है, 8-8 महीने ट्रेजरी में पड़ा रहता है। हमारे प्रमोशंस पिछले 10 साल से या 15 साल से नहीं हो रहे हैं। हमारे डेलीवेजर्स की रेगुलाइजेशन, उनकी सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है। कुछ डेलीवेजर्स के वेजेस रिलीज नहीं हो रहे हैं। हमारे रिलैक्सेशन 52 लड़के ऐसे हैं जिनको 2 साल पहले रिलैक्सेशन में ऑर्डर मिला है, इनको रेगुलर कर दीजिए, अभी तक वो रेगुलर नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी MD साहब ने एश्योर किया है कि 16 तारीख तक ये हम हल करेंगे, लेकिन आप अपनी स्ट्राइक 16 तारीख तक डेफर कर दीजिए। तो हम अपनी जो स्ट्राइक है जो पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यूअस चालू है, जो हमारा सुबह प्रोग्राम होता है 2 घंटे सब डिवीजन में, और बीच बीच में हम बेमना में या चीफ ऑफिस के बाहर भी प्रोग्राम करते हैं। 9th को हमारा टोटल लॉकडाउन स्ट्राइक थी। MD साहब की रिक्वेस्ट पे हम वो रेफर कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो कुछ डिमांडें हैं जो मेरे चीफ साहब के टेबल पे है या MD साहब के टेबल पे है, उनको तो उन डिमांड्स के लिए मुझे नहीं लगता कि MD साहब हमसे कोई झूठा वादा करेंगे, वो उनके अपने हाथ में है। कुछ हमारी डिमांड जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास है उसमें भी MD साहब ने एश्योर किया है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी बुलावा भेजा है कि आप हमसे मिलिए, जो भी आपकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, वो हल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है कि हमारे जो बेसिक राइट्स है उनको डिनाई करने का। अगर अब डिनाई होती भी है तो हम ऑन रोड होंगे, हम किसी चीज से भी गुरेज नहीं करेंगे। इवन अगर पावर स्ट्राइक तक करनी पड़ी वो भी हम करेंगे। DDC सदस्य सुनकोट मोहम्मद शहनवाज चौधरी ने जिला पर्यटन अधिकारी तनवीर खान, SDM सुनकोट रिजवान कुरैशी, EXCN R&B मोहम्मद शौकत और अन्य अधिकारियों के साथ जिला मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम सुनकोट और पर्यटक पार्क सुनकोट के चल रहे काम का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने सुनकोट के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं खेल स्टेडियम और पार्क को मंजूरी दी है और कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्टेडियम का काम सभी सुविधाओं के साथ अंतिम चरण में है। कटिंग करके हल्का सा लाग लग जाए, वो परमानेंट लाग रहेगा, लेकिन किसी वक्त पब्लिक रैली कोई फंक्शन कोई जगह नहीं यही इस्तेमाल में आएगी। तो कोई नली परमानेंट ध्यान में आई जाएंगे। तो एक ही गेट नहीं तो इसका रंग लाया सर, इसकी 2 जगह ये जो बना है लेकिन यहाँ ये जो म्यूनसिपलिटी का बीच में है ना, इसका मतलब इंस्टीट्यूट का कोई और फायदा इन विचारों को चलता सर, वैसे नहीं रखना, ये हमारी कल्चर हेरिटेज इसको और खूबसूरत बनाना। शाम को हम पर अभी आप पार्क में जाएंगे ना, यही हाल होगा इसको मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हम जगह ये तो वाकई मुझे बताओ, आपके पास इसमें कोई फंड्स वगैरह नहीं आते आपका रूटीन? बड़े 2 प्रोजेक्ट्स जो है मैंने सैंक्शन करवाए थे। एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम करीब 3 करोड़ के कास्ट का, और दूसरा पार्क जो है टूरिस्ट पार्क सुरनकोट में 2 करोड़ 65 लाख का वो काम चल रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम आखिरी मरहले में है और पार्क का भी काम मिडवे है। तो वही काम की देखने के लिए उसकी क्या प्रोग्रेस है, काम की क्वालिटी
को चेक करने के लिए आज इंस्पेक्शन करने आए थे। मैंने अपने साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी सारे लाए थे और आज हमने इंस्पेक्शन की है और सेटिस्फैक्ट्री काम है काफ़ी हद तक। और क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट को और कंट्रैक्टर्स को कहा है काम करने की। तो ये एक सुरनकोट के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा और मुझे उम्मीद है कि सुरनकोट की यूथ और सुरनकोट के लोगों को आने वाले दिनों में इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बल्कि जो टूरिस्ट पार्क इतनी खूबसूरत जगह, अगर आप देखें ये व्यू इतना खूबसूरत है, ये वैली में ये बहुत खूबसूरत पार्क बनेगा और इसको हम और भी इसमें DPR बनवाएंगे ताकि इसमें लेक हो, इसमें अच्छी और फैसिलिटीज़ हों, ताकि इस पार्क में दूर दराज इलाकों से भी लोग जो है टूरिस्ट यहाँ पे आए। था अच्छी जगह थी, सूटेबल थी, लेकिन फ्लड जोन में है, ये एक अलग बात है। इसका एक अलग से सरकार को प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बंद का प्रोविजन इसमें नहीं रखा जाएगा तो ये तमाम प्रॉपर्टी जो है उसका कोई मतलब नहीं है। आज का प्रोग्राम ये है कि ये पैसा सरकार ने दिया है, क्या ये किसी अच्छी जगह पर लगा है या नहीं लगा है, उसी को देखने के लिए काम किस पाए का हुआ है, मकदार का हुआ है। मेरे हिसाब से जो हम लोग यहाँ लोकल रहने वाले हैं, काम एक नमूने के तौर पर यहाँ हुआ है, बेहतरीन काम है और काम अच्छा चल रहा है, इसकी हम तारीफ़ करेंगे। लेकिन बीच में एक बात हम इसमें ऐड करेंगे, वो सरकार को हम मतलब ये इतला कर देना चाहते हैं कि ये म्यूनसिपल का जो यहाँ ये डंप बनाया हुआ है, डिस्ट्रॉय डंप जो यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसके साथ में ITI भी है, पार्क भी बना दी सरकार ने, 2 करोड़ 30 लाख रुपया उस पर भी खर्चा कर दिया। कई करोड़ जो है 2-3 लाख करोड़ जो है वो इसमें स्टेडियम में भी खर्चा हो गया। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो म्यूनसिपलिटी का ये जो डैम साइट है, या तो इसको हटाया जाए, नहीं तो इसका प्रॉपर प्रबंध किया जाए, क्योंकि यहाँ स्मेल से कोई एरिया में कोई बंदा जो है खड़ा नहीं हो सकता है। यही मेरी संगम यूथ फेस्टिवल 2023 के अंतर्गत भद्रवा परिसर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कल इस फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक कॉलेजेस और 500 से अधिक बच्चे भाग लेंगे। इस फेस्टिवल में 25 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कल्चरल, स्पोर्ट्स, मैराथन सहित अन्य भी इवेंट्स शामिल हैं। इल्म है, बखूबी इल्म है कि हर साल की तरह इस साल फिर से संगम जो है, संगम यूथ फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद होने को जा रहा है। कल से जो है इसका पहला इनाग्रेशन होगा। तो हर साल की तरह इस साल भी जो इन्विटेशंस है वो बहुत सारे कॉलेजेस को भेजे गए और अभी तक जो कॉलेजेस यहाँ पे जो अभी तक पहुँच रहे हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, गालबन 20 कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 500 से ऊपर जो बच्चे हैं वो इस संगम 2023 का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा जो इवेंट्स होंगे 25 इवेंट्स होंगे, जिनमें वो मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे। उनमें कल्चरल है, स्पोर्ट्स है, कोकुलर एक्टिविटीज़ है, मैराथन है, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। कल जो है इसकी इनाग्रेशन सुबह 10 बजे होगी और इसमें जो मेहमान खुसूसी जो होंगे कमांडर 9 सेक्टर होंगे और उसके अलावा जो भी यहाँ पे ऑफिसरान होंगे वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है इस बार जो है 3 ज़िला हैं, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जो है, इसके कॉलेजेस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी और उसके सारे कैंपसेस वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उधमपुर के जो कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गर्ल्स जो है, गर्ल्स और बॉयज़ जो है, एक बहुत बड़ी जो खुशाइन बात है, आगे पीछे देखा जाता था कि बॉयज़ का फिगर जो है वो ज़्यादा रहता था गर्ल्स के मुकाबले में, लेकिन इस बार जो फिगर है, अगर 250 बॉयज़ आ रहे हैं तो 250 ही गर्ल्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशाइन बात है। गर्ल्स पार्टिसिपेशन जो है जो एक बराबर फिगर जो आ रहा है, तो गर्ल्स पार्टिसिपेशन जो है वो भी अच्छे नंबर्स में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संगमील है इस खित्ते में, क्योंकि आपको बखूबी इल्म है कि संगम जो है यूथ फेस्टिवल, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल अब माना जाता है स्टेट का। और आपको बखूबी इल्म है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसका एक क्वेश्चन भी आया था कि जो संगम यूथ फेस्टिवल है वो कहाँ पे इनेकाद होता है। तो यही मेरा आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इसको पूरा जो है एक आप जैसे भी पहले भी हमारे साथ एक शाना बशाना एक फैमिली की तरह हम काम करते रहे हैं। आज तक जो मीडिया का रोल है, जो रोल मीडिया का भद्रवा में है, एक पॉजिटिव रोल, मुझे लगता नहीं कि और किसी एरिया में जितनी पॉजिटिव चीज़ें, चाहे टूरिज़्म हो, हर चीज़ को यहाँ पे ये प्रमोट किया जाता है मीडिया के हवाले से, चाहे टूरिज़्म हो,
चाहे यहाँ लेवेंडर हो, बाकी है। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह बाकी चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, तो उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस संगम 2023 को भी कामयाब करने में अपना पूरा योगदान देंगे। ARTO पुंछ अंजुम खान खट्टक के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में एक बड़ा प्रवर्तन एवं भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन दस्तावेजों की जांच की गई और वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान भी काटे गए। इस मौके पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सुरनकोट शहर में अवैध पार्किंग की जांच करना, वाहनों में ओवरलोडिंग और पहाड़ी सड़कों पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने के लिए चालकों के बीच जागरूकता पैदा करना रहा। ये एनफोर्समेंट कम अवेयरनेस प्रोग्राम सुरनकोट में चलाया है, क्योंकि सुरनकोट मार्केट में बहुत शिकायत थी कि यहाँ पे पार्किंग होती है, इलीगल पार्किंग होती है, वो ट्रैफिक केओस बन जाता है, कंजेशन बन जाती है। उसको लेकर थोड़ा सा हम टूर कर रहे हैं, ज़्यादा अवेयर ही करें लोगों को कि सीट बेल्ट डाल के चलें, इलीगल पार्किंग मत करें आगे पीछे। और बाकी लोगों को भी आपके मीडियम से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मत करें। सीट बेल्ट सबसे पहले गाड़ी में बैठें, स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट डालें। और उसके बाद ये है कि फ़ोन बिल्कुल यूज़ मत करें गाड़ी चलाते हुए, तो आके अपनी सेफ्टी भी है और बाकी पैसेंजर्स की और बाकी गाड़ी वालों की भी सेफ्टी है इसमें। तो यही हम कोशिश करेंगे कि सुरनकोट को हम इंश्योर करें कि ये जो कंजेशन फ्री जोन बनाएं सारा, और उसके बाद हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इलीगल जो भी एक्टिविटीज़ करेगा, ट्रैफिक रूल्स को जो भी वायलेट करेगा। लोगों की एक डिमांड है कि जो स्लॉट्स को लेके बात की गई, अभी उस पर कोई अभी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि स्लॉट्स को इंक्रीज़ करें, जो हम लाइसेंस इशू करते हैं उनके स्लॉट्स को। तो ऑलरेडी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 90 स्लॉट्स थे, उनको हमने इंक्रीज़ करके 120 किया था, और रात ही को हमने और स्लॉट्स इंक्रीज़ करके अब 150 स्लॉट हो गया है हर हफ्ते का। और इसमें थोड़ा मैं और अवेयर करना चाहूँगा कि हमने वेडनेसडे का फिक्स किया है, हमने ट्रायल लेने के लिए लाइसेंसेस के लिए, चाहे वो हैवी हो या लाइट व्हीकल का हो। वेडनेसडे को हम ट्रायल लेंगे और थर्सडे को हमारी फिटनेस है, तो जिसने फिटनेस करानी हो वो थर्सडे को आए। थैंक यू। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।